कक्षा 11 के सभी छात्र एवं छात्राओं को गुड मॉर्निंग। आज आपको बच्चों इस क्लास में यानी जो आप इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इस कोविड के दौरान कम से कम अपनी पढ़ाई को आप लोग सुचारू रूप से चलाए हुए हैं, एक जिम्मेदारी का पूरी तरह से निर्वहन कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हम आपसे ये बताना चाहेंगे कि अब तक जो हम लोग पढ़ते रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका टॉपिक अब यहाँ से अब खत्म हो चुका है, यानी उसकी पूरी सीरीज आप लोग पढ़ चुके हो। अब हमें जो पढ़ना है उसमें नाम होगा मैथमेटिकल रीजनिंग। एक तरह से ये जो मैथमेटिकल रीजनिंग है, रीजनिंग का नाम सुनते ही खुद आप समझ रहे होंगे कि रीजनिंग तो एक तरह से एक बुद्धि परीक्षण है। इसमें एक तार्किक क्षमता का विकास होता है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तो नियम कायदे इसमें भी होते हैं, यानी गणितीय विवेचना में भी होते हैं। तो अब इस गणित को पढ़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फार्मूलों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अपने कॉमन सेंस का जबरदस्त प्रयोग करना है। तो चलते हैं, हम भी आज का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। इस प्रकार से है पहला क्वेश्चन, जो आपकी ये एक्सरसाइज शुरू हो रही है जिसका नाम है गणितीय विवेचना यानी कि मैथमेटिकल रीजनिंग, और आपकी एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर यानी एक्सरसाइज नंबर 14 और 14.1 में जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो इस प्रकार से आ रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन से कथन हैं। तो पहली बात तो आपको ये समझना है कि कथन क्या है। देखिए, कथन वो है यानी वो पार्ट है जिसका हम निष्कर्ष निकाल सकें, जिसके बारे में हम ये कह सकें कि ये गलत है ये सही है, वो कथन है। जैसे एग्जाम्पल जरा सुनना, जैसे हम ये कह दें आज, जैसे ध्यान से सुनिएगा, ये कथन की बात है, जैसे आप जानते ही हो। जैसे हम ये कह दें भारतवर्ष की राजधानी बंगलौर है। अब आपको क्या लगता है कि हमने सही बोला है? आप खुद निष्कर्ष निकाल लेंगे कि भारतवर्ष की राजधानी बंगलौर नहीं है, यानी ये है तो कथन लेकिन असत्य कथन है। अब हम ये कह दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो ये एक कथन भी है और सत्य भी है, यानी इसका आप निष्कर्ष निकाल रहे हैं, ये कथन है। अब कहते हैं मैं आज घूमने जाऊंगा, अब बोलिए इसमें आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? कोई परिभाषित है क्या ये कथन? कोई वाक्य, यानी ये जो आप सुन रहे हैं इसकी कोई निश्चितता नहीं है, ये परिभाषित नहीं है। अगर ऐसे कहीं आपको मिलेंगे सेंटेंस तो आप ये ध्यान रखें कि वो फिर कथन नहीं हो सकते, वो होंगे वाक्य। तो इसी तरह से पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन से कथन है। जैसे पहला, जरा ध्यान से सुनिएगा अपनी किताब में, कहता है एक महीने में 35 दिन होते हैं। बोलिए ये गलत है, इसका निष्कर्ष आपने तुरंत निकाल लिया ना कि ये गलत बात है, यानी कि ये कथन है लेकिन असत्य कथन है। कैसा कथन है? अब कहता है अगला है कि गणित एक कठिन विषय है। गणित एक कठिन विषय है, तो अब बोलिए गणित एक कठिन विषय है, ये तो हमें नहीं लगता है, क्योंकि हम तो भाई गणित आपको पढ़ा रहे हैं, हमें तो गणित बहुत सरल लगती है। तो गणित एक कठिन विषय है, ये हो सकता है किसी किसी को कठिन लगता हो और किसी किसी को सरल लगता हो, तो ये भी कंफर्मेशन नहीं हो पा रही। तो फिर भाई ये कथन नहीं होगा, ये एक वाक्य होगा। क्या होगा? वाक्य। तो ध्यान रखना, जिसमें आप निष्कर्ष ना निकाल पाए, भाई हो सकता है आपको गणित कठिन लगती हो और बगल वाले को आपकी ये आपको यानी ये विषय गणित सरल लगती हो, तो फिर ये निष्कर्ष हो नहीं पा रहा है। तो अगर निष्कर्ष निकालने में सक्षम नहीं है तो फिर वो वाक्य है, कथन नहीं होगा। फिर अगला है, कहता है 5 और 7 का योगफल 10 से अधिक होता है, ये कथन हो जाएगा, क्योंकि आप तुरंत जान जाओगे कि नहीं, हाँ 5 7 जोड़ो 12 होता है, 10 से अधिक है, यानी ये कथन है और सत्य भी है। चलिए,
किसी संख्या का वर्ग एक सम संख्या होती है। किसी संख्या का वर्ग एक सम संख्या होती है। देखो, ऐसा कहीं कोई जरूरी नहीं है। हम कहते हैं 5 का वर्ग करो, कितना आया? 25। क्या 25 एक सम संख्या है? तो हम कहते हैं 7 का करो, 49 आया। तो कहीं कोई सम संख्या है? और कहता क्या है कि किसी संख्या का वर्ग एक सम संख्या होती है। यानी ये तो कथन है। क्या है? क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि असत्य है, ऐसा नहीं होता। हम कह दें सम संख्या का वर्ग सम होता है, लेकिन विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। यहाँ सम विषम कुछ नहीं बोलता। इसका मतलब ये है तो कथन, लेकिन कैसा है? असत्य कथन है। चलिए 5वें नंबर में देखते हैं फिर क्या बोलता है। कहता है किसी चतुर्भुज की भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। ऐसा कहाँ आवश्यक है? हम कहते हैं चतुर्भुज का ये नहीं है क्या? ये भी तो चतुर्भुज है। क्या इसमें सभी लंबाइयां बराबर है क्या चारों? ये तो अलग अलग हो गई। आमने सामने की भले बराबर है, और हम ये कहते हैं ये भी जरूरी नहीं कि आमने सामने एक ही बराबर हो। हम कहते हैं ऐसे बना दे तो भी तो ये बताइए है। अब तो इसमें सब अलग अलग हो गई, तो क्या हम इसे चतुर्भुज नहीं कहेंगे? तो ये भी इनका कथन है, लेकिन असत्य भी है। यानी 5वां नंबर भी कथन है परंतु असत्य है। फिर क्या कहता है? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए, इसका तो कोई निष्कर्ष नहीं है कि हमने आपसे कहा इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, इसमें आपने क्या सोचा, क्या निष्कर्ष निकाला? इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। आप सत्य या असत्य की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। तो जहां भी सत्य या असत्य की पहचान ना कर पाए, समझिए वो कथन नहीं है, वो क्या है? वाक्य है। चलिए और आगे कहता है -1 और 8, ऋण 1 और 8 का गुणनफल 8 है। ये तो आप निष्कर्ष निकाल ही रहे हो कि ऋण 1 और 8 का गुणनफल 8 होगा ही नहीं। क्या होगा? ऋण 8 होगा। यानी ये जिसमें तुम कुछ कर सकते हो, बस समझ लीजिए वही कथन है। यानी ये तो कथन हो जाएगा, और लेकिन होगा कैसा? असत्य कथन होगा। चलिए और देखते हैं। किसी त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ये भी हमने पढ़ा है कि त्रिभुज चाहे जैसा हो, उसके सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। यानी ये कथन भी है और सत्य कथन है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हाँ कहता है आज एक तूफानी दिन है। अब इसके बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? कि हो सकता है, अभी देखा होगा, अभी कल परसों अपने यहाँ कहीं कहीं बहुत तेज बारिश हुई, कहीं कहीं ओले गिरे, कहीं कहीं बहुत तेज हवा चली, और कहीं कहीं कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका इसका क्या निष्कर्ष निकाला जाए? हो सकता है आपके यहाँ तूफानी दिन हो, हमारे यहाँ ना हो। या हम इसके लिए क्या पैमाना बना दें कि नहीं भाई आज का दिन तो तूफानी ही है, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए ये कथन नहीं है, ये एक वाक्य है। चलिए अंतिम पार्ट है इसका। सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं होती हैं। ये सही है। क्यों? कहीं भी कुछ भी लिखा हो, हम कहते हैं 5 लिखा है, इसको हम 5 + 0 लिख सकते हैं। यानी कि प्रत्येक वास्तविक संख्या सम्मिश्र संख्या होगी या हो सकती है। तो इसके लिए जो आपका ये 10 नंबर था, ये भी एक कथन होगा और सत्य कथन होगा। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 कहता है वाक्यों में 3 ऐसे उदाहरण दीजिए जो कथन नहीं है। उत्तर के लिए कारण भी बताइए। वाक्यों में 3 ऐसे उदाहरण दीजिए। हम कह रहे हैं कि हम कुछ भी देते हैं, हम कह दें मैं आज गंगा नहाऊंगा। अब बताइए, मैं आज नहाऊंगा और वे आज बाजार जाएंगे। हम कह दें कि मैं आज लूडो खेलूंगा। तो अब मैं खेलूंगा, मैं यहाँ परिभाषित थोड़ा है कि मैं कौन है। मैं के बारे में कुछ आप जानते हैं? कुछ नहीं जानते हैं। तो जहां पर आप कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं, वहां पर वाक्य ही होता है, कथन नहीं होता है। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, इसमें आंसर मिलाने की जरूरत नहीं बच्चों। हम कह रहे हैं कुछ भी लिख सकते हैं, बस ये समझ लेना कि वो निश्चित ना हो। हम कह रहे हैं कि हम सब आज मेला देखने जाएंगे। अब बताइए, हम सब में हम क्या है? कोई परिभाषित है क्या? तो जब परिभाषित नहीं है तो फिर वो क्या है? वो सिर्फ एक आप एक का नाम कह सकते हो। तो बस वो वाक्य के अंतर्गत आएगा, कथन के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इस तरह से हमारी प्रश्नावली
14.1 समाप्त हो जाती है। चलते हैं अब आगे। प्रश्न नंबर 14.2 एक्सरसाइज शुरू होती है बच्चों। ये एक्सरसाइज ऐसी ही है, इनमें से सिर्फ आपको सुनना है, समझना है और आपको अपनी कॉपी में पूरा करना है। इसमें हमें लगाने या लिखने के लिए बहुत कम पार्ट होगा, जब आएगा नंबर तो हम आपको बताएंगे। कहता है निम्नलिखित कथन का निषेधन। निषेधन का मतलब होता है, अंग्रेजी में नेगेटिव सेंटेंस पढ़े हैं, बस हमें नकारात्मक लिखना है, नकारात्मक। जैसे कहता है चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, अब इसका निषेधन कथन होगा चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी नहीं है। फिर कहता है √2 एक सम्मिश्र संख्या नहीं है, तो आप ऐसे कह सकते हो √2 एक सम्मिश्र संख्या है। तो हो गया, इसका निषेधन हो गया। मतलब वो बोलता है नहीं है, हम कहते हैं, तो दो बार नहीं लगाने से मतलब क्या होता है कि है। तो चलिए, ये तीसरे नंबर में क्या है, सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज नहीं होते हैं। तो आपका कहना है सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होते हैं, उसका अपोजिट बोलना है, यानी उल्टा बोलना है, तो वो निषेधन हो जाएगा। फिर आगे क्या है, संख्या 2 संख्या 7 से अधिक है। अब देखो, ध्यान देना जरा, गलत है कि सही है उससे मतलब नहीं है, बस ये कहता है संख्या 2 संख्या 7 से अधिक है, तो आपका निषेधन क्या होगा, संख्या 2 संख्या 7 से अधिक नहीं है। बस क्या लगा देना है, नहीं है लगा देना है। कहता है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक होती है। आपको क्या बोलना है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक नहीं होती है। मतलब अब तक क्या सुना कि कुछ भी बोलना हो हमें उसका उल्टा करना है, यानी नहीं लगा करके बोलना है। चलिए, तो ये पहला प्रश्न तो हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है, क्या निम्नलिखित कथन युग्म एक दूसरे के निषेधन है। अब इसमें चेक करना है कि क्या निषेधन है, यानी क्या ये उल्टे हैं, ये हमें चेक करना है। तो चलिए चेक करते हैं। पहला इसमें पार्ट है संख्या x एक परिमेय संख्या नहीं है। पहले कहता है संख्या x एक परिमेय संख्या नहीं, फिर कहता है संख्या x एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ये निषेधन हो गया, क्योंकि पहले बोलता है परिमेय संख्या नहीं, फिर बोलता है अपरिमेय संख्या नहीं। तो आ लगने से खुद निषेधन बन जाता है। आ लगाने से, ना लगाने से, नहीं लगाने से, और नहीं लगा हो तो उसे हटाने से, ये सब करने से कथन कैसे हो जाते हैं, निषेधन। तो ये तो निषेधन होगा। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन है, संख्या एक परिमेय संख्या है और दूसरा है संख्या एक अपरिमेय संख्या। ये भी निषेधन है, क्योंकि पहले परिमेय थी और बाद में अपरिमेय हो गई। चलिए, अब ये भी हो गया, ये भी एक दूसरे के निषेधन है। प्रश्न नंबर 3 में आओ। प्रश्न नंबर तीसरा क्या है, निम्नलिखित मिश्र कथन के घटक कथन ज्ञात कीजिए और जांचिए कि वे सत्य हैं या असत्य हैं। पहला देखिए क्या है, जैसे बोलता है संख्या 3 अभाज्य है या विषम है, तो इसको दो पार्टों में बांट लो। जैसे बोलता है संख्या 3 अभाज्य है, तो पी सच दैट, फिर लिखो संख्या 3 अभाज्य है, संख्या 3 अभाज्य है, और फिर ऐसे क्यू में लिख दो इसका दूसरा पार्ट, संख्या 3 विषम है, संख्या 3 विषम है, ऐसे भी लिख दो। लेकिन ये सब क्या है, 3 भी एक कथन है, यह भी विषम, यानी यह हम यहाँ लिख सकते हैं कि यह कथन जो है वो कैसा है, सत्य है, क्योंकि 3 एक अभाज्य संख्या है और 3 एक विषम संख्या है, यानी यह कथन भी सत्य है। ऐसा हम लोग इस प्रश्न के आंसर में लिख सकते हैं। यानी जो प्रश्न था इस प्रकार से था कि संख्या 3 अभाज्य है या विषम है, और तो हम इसको दो पार्टों में जब बांटेंगे तो ऐसा लिख देंगे कि संख्या 3 अभाज्य है और संख्या 3 विषम है, लेकिन ये दोनों कथन कैसे हैं, सत्य। और इसी में यदि पूछ लेता है कि इसमें संयोजक शब्द बताओ, यानी इन दोनों को जोड़ने वाला शब्द क्या है, तो या, जहां हमने ऐसे इसमें लिखा था ना कि या, तो जो या आप देख रहे हो ये है संयोजक शब्द। कैसा शब्द है, संयोजक। चलिए खैर इसमें पूछा नहीं है, आगे चल करके जब पूछेगा तब देखेंगे। फिर अगला प्रश्न है, समस्त पूर्णांक धन है या समस्त पूर्णांक ऋण है। तो आप इसमें भी लिख सकते हो समस्त, पी लिखना, उसके आगे समस्त पूर्णांक धन है, फिर नीचे क्यों लिखना, समस्त पूर्णांक ऋण है, और ये दोनों प्रकार के होते हैं, यानी दोनों कथन सत्य होंगे।
अब आगे है संख्या 100, संख्याओं 3, 11, और 5 से विभाज्य। इसमें 3 पार्ट आएंगे, 2 से काम नहीं चलेगा। PQR, तो उसमें ऐसे लिखना, जैसे इसमें 100 है 3 से भाज्य है, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि 3 से भाग जाएगा नहीं 100 में, तो 100 3 से भाज्य लिखोगे तो, लेकिन आगे क्या लिखोगे, यह कथन असत्य है। फिर 100 11 से भाज्य है, फिर उसके आगे लिखोगे यह कथन, यह भी असत्य है। कहाँ 100 में 11 से भाग जाएगा ही नहीं। और अंतिम जो तीसरा आएगा, यानी इसको 3 पार्टों में आप लिखेंगे, PQR ऐसे। पहले लिखेंगे 100 हल्का सा कामा 3 से भाज्य है, जैसा प्रश्न में बोलता है। बाद में यह कथन कैसा है, असत्य है। जो असत्य है तो ऐसे रख दो। फिर क्या है, फिर इसके बाद बोलता है संख्या 3 100 11 से भाज्य है, तो यहाँ 100 लिखोगे 11 से भाज्य है, और उसमें भी लिख दोगे कि यह कथन कैसा है, असत्य है। लेकिन अंतिम पार्ट जो आएगा, यानी 100 5 से भाज्य है, और यह कथन सत्य भी है। तो इस तरह से हमें अपनी इन प्रारंभिक 2 एक्सरसाइजों को समझने में इस वीडियो में मदद मिलेगी। तो हम आपसे ये उम्मीद करेंगे कि आप इन दोनों एक्सरसाइजों को ध्यान पूर्वक समझें, तब अपनी अपनी कॉपी में लिखें। लिखना बहुत आसान है, सिर्फ हमें इसको समझना था, जिसको हमने आपको वही बताया है, प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा और आप लोग भी यह कार्य कंप्लीट कर लें। फिर हम आपको अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइजों का हल आपको बताएंगे। तब तक आप लोग इसे तैयार करें। धन्यवाद।